नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज पूरे देश में एक फिल्म द केरल स्टोरी ने भूचाल ला दिया है। फिर एक बार देश दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ राष्ट्रवादियों की फौज है जिसमें सरकारें भी साथ खड़ी हैं, दूसरी तरफ जिहादियों के खैरख्वाह कांग्रेसी, वामपंथी, टुकड़े गैंग, बड़ी बिंदी गैंग और कट्टर मुसलमानों की फौज है। इस फौज में भी सरकारें साथ दे रही हैं। बंगाल, केरल और तमिलनाडु की सरकारें जिहादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाए दिन रात खड़ी हैं। फिल्म को बैन कर दिया गया। विरोध में उल्टे सीधे बयान दिए गए। कहा गया कि ये फिल्म मुस्लिमों को नीचा दिखाने, उन्हें बदनाम करने के लिए बनाई गई है। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसका सच से कोई वास्ता नहीं है। आरफा जुबैर की जमात तो यह भी कह रही है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब लव जिहाद शब्द सिर्फ मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए गढ़ा गया है। अब आखिर इस फौज को इस फिल्म से इतनी जलन क्यों मची है कि बरनौल भी बेअसर हो गया है? तो इन जले कुढ़े लोगों से मेरे कुछ प्रश्न हैं। पहली बात कि फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है, ये ऐसा कहा जा रहा है। तो मेरा प्रश्न है कि इस फिल्म में 3 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जो कि वास्तविक है, काल्पनिक नहीं, बस वही दिखाया गया है। अब अगर उन 3 लड़कियों को फंसाने वाले किसी एक मजहब से ही थे तो डायरेक्टर क्या करे? मजहब बदल दे, उन्हें हिंदू या ईसाई दिखाने लगे? ये तो नहीं हो सकता ना। जो सच है वो दिखाना ही पड़ेगा। अब तक सैकड़ों फिल्मों में हिंदू साधु संतों को ढोंगी बाबा के रूप में दिखाया गया, तो कहाँ वे फिल्में बैन हो गई? कहाँ लोग धर्म की दुहाई देने लगे? ये तो पिछले 50 सालों से बॉलीवुड में हो ही रहा है। होते भी हैं 2-4 ढोंगी साधु। हम तो यह दावा नहीं करते कि दुनिया में कोई साधु ढोंगी नहीं होता। फिर आप कैसे यह दावा करने लगते हैं कि कोई भी मुस्लिम बलात्कारी या जिहादी नहीं होता? दिन भर में आने वाली 25-30 खबरें जो जिहाद की होती हैं, क्या वे सभी झूठ हैं? ऐसी मार्मिक दशा जो केरल स्टोरी में 3 लड़कियों की दिखाई गई है, वो अगर इस जमात के घरों की लड़कियां होती तब भी क्या ये अपराधियों के पक्षधर होते? इन्हें उन लड़कों की इज्जत बचानी है, उनके कुकर्मों पर पर्दा डालना है, इसलिए केरला स्टोरी को बैन किया जा रहा है। इन्हें उन लड़कियों से कोई सहानुभूति नहीं है, इन्हें जिहादियों से सहानुभूति है। उसका एक ज्वलंत उदाहरण अतीक अहमद की हत्या के बाद पूरे देश ने देखा था, जब यह पूरा गैंग उनकी शान में कसीदे पढ़ रहा था। दूसरी बात कि 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात को सिरे से खारिज किया जा रहा है। तो जब गुजरात से 40,000, तमिलनाडु से 57,000, बंगाल से 1,40,000 से ऊपर लड़कियां गायब हो सकती हैं, तो केरल में 32,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता? इसे कौन मानेगा? केरल तो वैसे भी पीएफआई और आईएसआईएस का गढ़ है, तो वहाँ कुछ भी संभव है। तीसरी बात कि एक कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या नाम न हुआ। आज केरल स्टोरी के साथ वही हो रहा है। जितने लोग इस फिल्म के विरोधी खेमे में जुड़ते जा रहे हैं, जितना ही सच को झूठ बताने की पुरजोर कोशिश करते जा रहे हैं, उतना ही फिल्म का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। जिज्ञासा मानव की प्रवृत्ति है। हर विरोध, हर उल्टे सीधे बयानों पर लोगों की जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर फिल्म में है क्या, और जनता उसे देखने पहुंच रही है। तो अच्छा है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के प्रचार प्रसार के पैसे भी यह लोग बचा दे रहे हैं। जितनी बदनामी करेंगे उतना ही नाम होगा। यह बेहतरीन काम है। 1-2 दिन में फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। बिना ठोस सच के कोई फिल्म जनता का ध्यान इस तरह अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकती। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि फिल्म निर्देशक की आंख निकालने पर बिहार के एक मुस्लिम संस्थान ने 21 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अब आप सोच सकते हैं कि आग किस कदर लगी हुई है। मुझे नहीं लगता कि अब यह सिलसिला थमने वाला है, क्योंकि अब
निर्माता निर्देशक समझ चुके हैं कि सच सामने लाना ही होगा। बॉलीवुड के प्रोपेगेंडा फिल्मों में अब जनता नहीं फंसने वाली। कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी की सफलता चीख चीख कर बता रही है कि आने वाला समय चेतना और जागरूकता का होगा। और शायद उसका ही एक ज्वलंत उदाहरण है अभी आई द बंगाल डायरी फिल्म का ट्रेलर, जो जल्द ही रिलीज होने वाली है, उसी कड़वे सच के साथ जिसे छुपाने और दबाने के लिए इतनी जद्दोजहद मची हुई है। आइए एक नज़र उस ट्रेलर को देख लीजिए, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। लोकतंत्र दुनिया में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के राज को कहा गया है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि अगर बहुमत मुसलमानों का हुआ तो कानून भी शरीयत का होगा। नलवा खली गांव में हिंदुओं के 200 घर जला दिए गए। खबर को इस तरह दबा दिया गया कि प्रेस तक को कानू कान खबर नहीं हुई। सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तो गवर्नर को इस असेंबली में घुसने नहीं दिया गया। सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है। किसी समय में भारत का मानचेस्टर रहा पश्चिम बंगाल अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है, जहां लोकतंत्र के दूसरे पहलू का फायदा उठाने के लिए संगठित रोहिंग्या और कट्टरपंथी बांग्लादेशी समूहों को सरकारी सहूलियत देकर बसाया जा रहा है। वहीं असंगठित हिंदुओं के लिए बंगाल अब दूसरा कश्मीर बन गया है। रोहिंग्या मुसलमानों से ममता की ये मोहब्बत हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। सीमावर्ती इलाके हिंदू विहीन हो चुके हैं। यहाँ से लाखों लाख बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए भारत के कोने कोने में जाकर बस रहे हैं। मतलब एकदम साफ है, संदेश स्पष्ट है। तुष्टीकरण की राजनीति ने हिंदुओं के 30 त्योहारों पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। तुम फौरन अपनी लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाओ। पश्चिम बंगाल अब कश्मीर से ज्यादा बदतर होता जा रहा है। हिंदुओं पर हुए सामूहिक नरसंहार, कत्लेआम, सामूहिक बलात्कार और पलायन की घटनाओं को दबा दिया गया। धार्मिक प्रयोगशाला बन चुके पश्चिम बंगाल के हालात को आज पूरा देश जानता है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। आपकी इसी खामोशी की आवाज है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।